बाबा साहब आरएसएस का खास तौर पे, मनुवादी मानसिकता का खास तौर पे इलाज करना जानते थे, क्योंकि वो चीजों को सही एग्जैक्टली पकड़ते थे और उसका एक सटीक हरा देने वाला जवाब भी देते थे। भारत में चुनाव होने का सही कानूनी तरीका पेपर बैलेट है। इस वक्त जब हम आज यहां खड़े हैं, सेक्शन 59 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सीधे सीधे कहता है इलेक्शन शैल बी हेल्ड बाय बैलेट। तो ऐसा नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में अब भी इतनी ताकत है, बावजूद सब मुश्किलें मुसीबतों के बावजूद इसके कि सभी संस्थान कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं या उसमें छेड़छाड़ कर ली गई है, आज भी इंसाफ और कानून जीतेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में, इस संविधान में आज भी इतनी ताकत है। हम लोग अदालत से उतर के सड़कों पे इसलिए आए हैं कि संविधान, ये बाबा साहब का संविधान खतरे में है, इसको नहीं खतरे में आने देंगे। लोग इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, मैं एक वोट के अधिकार को इस तरीके से देखता हूं। इस देश के अंदर सभी संपदाओं का, जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का मालिक, राजा, हम सबको बराबर का बनाया, एक एक नागरिक को। सबसे पहले जितेंद्र आव्हाड साहब, इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, इन्हीं की एक बात का जवाब दे दूं मैं। इन्होंने ये एक सवाल प्रश्न हम सबके सामने रखा कि 10 वोट का 12 वोट कैसे हो जाता है। बहुत आसान है। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी कि जो चोर होते हैं ना, हाई एंड के चोर जो होते हैं, जो आर्ट और ये सब जेवरात चुराते हैं, फिल्में आती हैं ऐसी, उसमें जो दिमागी बीमारी वाले चोर होते हैं ना, वो ना सिर्फ चोरी करते हैं बल्कि उसका निशान भी छोड़ के जाते हैं, हिंट देने के लिए कि ये चोरी मैंने की है। ऐसा आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा हो। तो एक हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हैं, ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, उसी से मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था, एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, a प्लस बी स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2ab जो एक्स्ट्रा आता है, ये वो वोट हैं 2 2ab वाले जो ईवीएम के माध्यम से आती हैं। उन्होंने ये इशारा कर दिया था पूरी दुनिया को, मैं ये कर रहा हूं। आप लोग पकड़ नहीं पाए, हम लोग पकड़ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने ये बताया ये 2ab कहां से लाता हूं मैं, ये वहां से आते हैं। और यही 20%, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 20% की हेरा फेरी आज की स्थिति में ईवीएम के माध्यम से हो सकती है। एक सुषमा ताई जी ने भी एक बात कही थी, उसका भी मैं थोड़ा जवाब दे दूं। ये अग्नि परीक्षा की बात कर रही थी। अब सुषमा ताई अगर ये अग्नि परीक्षा में जाएंगे, सब जल नहीं जाएंगे 1 सेकंड में, तो ये अग्नि परीक्षा कभी नहीं लेंगे, 1 सेकंड में जल जाएंगे सभी। झूठ बोल रहे हैं। मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत सारी टेक्निकल बातें बता दी, बहुत सारी आपको समझा दिया कि जब हमें पसंद ही नहीं है तो वो इस्तेमाल क्यों होना है। तो पर मैं कुछ टेक्निकल और लीगल बातें बता के जनता के मन में, और जनता से भी ज़्यादा ख़ास तौर पे जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेतागण हैं, उनके मन में कई सवाल उठते हैं, उनका मैं जवाब देना चाहता हूं। और जो, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूं, अंबेडकराइट हूं, तो बाबा साहब आरएसएस का खास तौर पे, मनुवादी मानसिकता का खास तौर पे इलाज करना जानते थे, क्योंकि वो चीज़ों को सही एग्जैक्टली पकड़ते थे और उसका एक सटीक हरा देने वाला जवाब भी देते थे। जैसे 1927 में मनुस्मृति का दहन करके उन्होंने भारत का संविधान लाया, तो सटीक चीज पकड़ी और उसका जवाब भी दिया सटीक। इसी प्रकार से सटीक जवाब देने की मैं आपको कोशिश करता हूं ताकि क्लैरिटी आपको चीजों की आ जाए। एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए।
यही ये सब आरएसएस और मनुवाद का इकोसिस्टम सारा, टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी, ये पीछे क्यों जाना है हमें? दुनिया में टेक्नोलॉजी कितनी भी ऊपर चली जाए, एक दो एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको, बाकी आप खुद अंदाजा लगा लेना। एक ये चीज है पानी, टेक्नोलॉजी कितनी भी ऊपर चली जाए, आप ये पानी ही पियोगे या टेलीविजन पे बहुत अच्छा सुंदर झरना बह रहा हो उसमें से पानी पी सकते हो, या ये बॉटल भी पानी की रखी हो टेलीविजन के अंदर, क्या उसमें से पानी पी सकते हो? नहीं, आपको ये ओल्ड टेक्नोलॉजी वाला, ओरिजिनल टेक्नोलॉजी वाला पानी ही पीना पड़ेगा। इसी तरीके से आप क्या बिना बस में बैठे या बिना जहाज में खुद बैठे आपकी एक ऑल्टर ईगो या जो अवतार है, एक होलोग्राम बना के जहाज में बैठ के आप दिल्ली जा सकते हो? आप बिना जहाज में बैठे दिल्ली जा सकते हो? तो ये भी ओल्ड टेक्नोलॉजी है। अगर मुझे महमूद प्राचा को दिल्ली जाना है तो आज शाम को नागपुर से दिल्ली जाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, मेरी तस्वीर जा नहीं सकती वहाँ पे। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब आप जो भी मनुवादी और आरएसएस के लोग आपको ये एग्जाम्पल दें तो उनको ज़रूर ये जवाब दे दीजिएगा। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हमसे ज़्यादा एडवांस कंट्रीज़ ने की। जिन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी ईजाद की उन्होंने की और इसको रिजेक्ट किया और वापस पेपर बैलेट पे आए, तो कि ये रिजेक्टेड, नाकाबिले एतबार, जिस पे यकीन नहीं किया जा सकता, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे धोखा ही धोखा है। अब मैं आपको दूसरी महत्वपूर्ण बात बताऊं। एडवोकेट स्मिता ने थोड़ा सा उसका एग्जाम्पल दिया था, मैं आपको ये बताता हूं, जो वो एसी जोस की जजमेंट का एग्जाम्पल दिया था। आज की तारीख में, सुषमा जी, जितेंद्र अवार्ड जी, इस पे जरा ध्यान, आज की तारीख में इस वक्त भारत में चुनाव होने का सही कानूनी तरीका पेपर बैलेट है। इस वक्त जब हम आज यहां खड़े हैं, सेक्शन 59 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सीधे सीधे कहता है इलेक्शन शैल बी हेल्ड बाय बैलेट। जो एसी जोस की जजमेंट थी उसने गैर संवैधानिक करार दिया कि पेपर बैलेट के अलावा कोई भी प्रावधान नहीं है भारत के संविधान और कानून में जिससे किसी और तरीके से किसी भी मशीन से चुनाव कराया जा सके। अगर पार्लियामेंट को चुनाव इस तरीके से कराना है तो वो कानून में तब्दीली लाए, चेंज लाए। तो वो सेक्शन 61 कैपिटल ए और उसके बाद रूल 49 का एक बहुत लंबी चौड़ी प्रोविजंस दिए गए हैं। वो आया इसलिए था कि हम मशीनों का इस्तेमाल कर सकें चुनाव में, लेकिन 61 कैपिटल ए में कंडीशन है, चुनाव आयोग को हर एक सीट पे जिस पे वो चुनाव ईवीएम से कराना चाहता है या किसी भी मशीन से कराना चाहता है, 61 कैपिटल ए में ईवीएम का जिक्र नहीं है, मशीनों से चुनाव कराना चाहता है, तो उसको रीजन देना पड़ेगा हर एक सीट का कि इस सीट पे बैलेट पेपर से इसलिए चुनाव नहीं हो सकता, इसलिए हम यहां मशीनों से चुनाव कराना चाहते हैं। आप सब लोग 61 कैपिटल ए पढ़ लें। हमारी सारी सिविल सोसाइटी जो सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन है, ये सब लोग ईवीएम 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 की बात करते थे। ईवीएम में सुधार कैसे करें, ईवीएम में कमी कैसे पकड़े, वीवीपैट लगा दो, 5% गिनती कर लो। चंद्रबाबू नायडू साहब ने 2% पहले होती थी, चंद्रबाबू नायडू साहब ने पिटीशन लगाई 50% कर दो, तो 10% कर दो, तो 5% फिर हो गई। तो ये जो ईवीएम की बहस शुरू हो गई है, ये ईवीएम की बहस ही गलत है। जब कानूनी तरीका ही पेपर बैलेट है तो ईवीएम की बात क्यों करनी है? और चुनाव आयोग ने किसी भी चुनाव में, ये लोकसभा के चुनाव में भी, ऐसी कोई गजट नोटिफिकेशन या नोटिफिकेशन जारी नहीं की है हर एक सीट के लिए। ना महाराष्ट्र के इलेक्शन के लिए कोई ऐसी गजट नोटिफिकेशन जारी नहीं की है। ये सबसे पहले चोरी हमने उनकी पकड़ी जब 2024 5 जनवरी को मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन ने सड़कों पे दिल्ली में आंदोलन शुरू किया। जब हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, वो सब आप लोगों ने देखा, अरेस्ट भी हुए, हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी किया और चुनाव आयोग के खिलाफ भी निरंतर प्रदर्शन किए। तब ये डिटेल में मैंने स्टडी करना शुरू किया तो पहली चीज़ तो ये पता लगी
कि ईवीएम से चुनाव ही गैर कानूनी है। दूसरी बात, देश की किसी भी अदालत ने यह नहीं कहा कि पेपर बैलेट से चुनाव नहीं कराए जा सकते। आज तक कोई ऐसा जजमेंट नहीं। एक एडीआर की जजमेंट में गोलमोल थोड़ा सा लिखा है कि हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन यह नहीं कहा कि कराए नहीं जा सकते चुनाव आयोग चाहे तो। और किसी भी अदालत ने यह नहीं कहा है आज तक भी कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से होंगे। यह भी कोई जजमेंट ऐसी नहीं। जस्टिफाई करने की है, लोगों ने शक जाहिर किया, लोगों को जस्टिफाई किया। अब एक जो कमी और हो रही थी वो ये थी कि जितनी भी पिटिशंस लगी उसमें यह लिखा जाता था और ये कहा जाता था कि हमें चुनाव आयोग पे कोई शक और शुबा नहीं है। एडीआर की जजमेंट भी अगर आप देखेंगे 2024 की, उसमें भी साफ तौर पे पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि हमें, सब लोगों ने बोला, पिटिशनर्स ने, कि हमें कोई शक और शुबा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये कहा कि जब आपको शक नहीं है तो ये संवैधानिक अथॉरिटी है, इस पे हम कैसे शक करें। लेकिन हम लोगों का सीधा सीधा कहना यह है हमारी सारी पिटिशंस में, और इसलिए हम अब लोग जीतने भी शुरू हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है, अदालतों में भी हम लड़ाई जीतने लगे हैं, अब वो टाइम आ गया। हमने पहले दिन से ये कहा कि इलेक्शन कमीशन देश का सबसे बड़ा चोर है वोटों का, सीधा सबसे बड़ा चोर है वोटों का। राजीव कुमार जी सबसे बड़े चोर हैं वोटों के, और उसमें मैं नहीं जाऊंगा, अवार्ड साहब ने बता ही दिया है वो कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा के, जजमेंट को खत्म करके इन्होंने अपने आदमी रख लिया। तो इसलिए भी हम जो चोरी का जिसको फायदा होना है, आरएसएस और बीजेपी को जिसको फायदा होना है, वो अगर चौकीदार बनाएगा तो वो चौकीदार तो चोर ही बनाएगा ना वोटों का। ये भी एक सबूत है। दूसरा सबूत यह है कि बीजेपी क्यों नहीं हार जाती। जहां जहां गड़बड़ी होती है ईवीएम से, वहां बीजेपी के पक्ष में ही क्यों गड़बड़ी होती है, यह भी एक सबूत है। खैर, मैं आगे चलता हूं। जब यह स्थिति है तो हमने इसका तोड़ सोचना था, क्योंकि एडीआर का जजमेंट हमारे सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा था। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने, रामपुर का चुनाव मेरे लड़ने की वजह यही थी कि चुनाव आयोग ये कहता है कि ये ईवीएम की मशीन है, मैं संवैधानिक अथॉरिटी हूं, मेरी बात मानो, ये सच्ची है। अब आप इनसे कहोगे सर हम इसे उंगली लगा के देख लें, नहीं, छूने नहीं दूंगा मैं, सच्ची है, मेरी बात मानो, मोदी जी सच्चे हैं, मैं कह रहा हूं। तो इसको तोड़ने का, इस चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही तरीका था, और वो चुनाव में के दौरान ही सिर्फ हम ईवीएम को टच कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं या उसका इस्तेमाल एक्चुअली देख सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने रामपुर से चुनाव लड़ा, और रामपुर में चुनाव लड़के, उसकी वजह तो यही चोरी पकड़ने की थी। तो हमने वीडियोग्राफी खुद भी की और चुनाव आयोग को भी मजबूर किया कि वो ईवीएम सारी की सारी प्रक्रिया की फर्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग से, यानी कि चुनाव से करीब 6 महीने पहले जो ईवीएम की प्रक्रिया शुरू होती है उससे लेके और वोटिंग खत्म होने तक की सबकी वीडियोग्राफी करे। और जब उन्होंने आनाकानी की तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में केस डाला और ये इंश्योर कराया कि सिर्फ रामपुर में ही नहीं, पूरे देश में 543 की 543 सीटों पे एक एक ईवीएम की शुरू से लेके आखिर तक की प्रक्रिया वीडियोग्राफी होगी, सीसीटीवी कैम फुटेज होगी, और फॉर्म 17C भी सुरक्षित रखे जाएंगे जनता को देने के लिए। मैं कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रहा हूं, कैंडिडेट्स को तो मिलते ही मिलते हैं, किसी भी व्यक्ति को देने के लिए। इसके बाद हमने अब सुप्रीम कोर्ट में ये रामपुर की वीडियोग्राफी, और इसीलिए ये स्मिता जी का एक केस तो अभी वो लंबा आएगा, लेकिन हम लोगों ने केस डाला ये कह के कि सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट झूठा दिया था एडीआर की जजमेंट में चुनाव आयोग ने। उसमें उन्होंने ये कहा था कि ईवीएम की, मैं थोड़ा आम आदमी की ज़बान में बता रहा हूँ, ईवीएम की मशीनें वैसे सुरक्षित नहीं है, ये चुनाव आयोग का एफिडेविट है, लेकिन क्योंकि उसकी हर प्रक्रिया में, हर स्टेप में हम एक ऐसा एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि चौकीदार खड़ा करते हैं हर स्टेज पे, इन चौकीदारों की वजह से
इन हमारे स्पेशल टेक्निक्स की वजह से ईवीएम की मशीनें जो हैं सुरक्षित चुनाव कराने में सक्षम हैं। तो हमने जो केस डाला सुप्रीम कोर्ट में और जो बचा फिर वो यही डाला कि ये एफिडेविट ही झूठा दिया था, और ये रही उसकी फुटेज। ये सब हमने दिखा दिया कि किस प्रकार से सैकड़ों लोग ईवीएम में छेड़छाड़ करते हुए चुनाव आयोग की मशीन, जो वोट डली हुई मशीनों में चुनाव आयोग के जो पोलिंग पार्टी होती है वो हमने सब लगाए। लेकिन 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, हवाड़ साहब ने थोड़ी तथ्यात्मक बात लेकिन थोड़ी सख्त बात कही है, लेकिन सच्चाई है। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी यही बात कही थी, जिसका आपको सिटिंग जजेस ने, कि हमारे ऊपर प्रेशर है जजेस ने। और ये जज लोया के केस से कनेक्टेड ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो जनता आए और हमें बचाए, ये क्योंकि देश की जनता जो है देश की मालिक है। तो सुप्रीम कोर्ट का और अदालतों का क्या प्रेशर पे है नहीं है, ये आप लोग सब खुद ही अंदाजा लगा लो। लेकिन अगर एक्स्ट्रा मेहनत की जाए, अगर थोड़ा टेक्निक 10 स्टेप आगे छोड़ के, जो मैं अभी ताई को बता रहा था कि इनसे आगे हमें 10 स्टेप आगे सोच के अगर हम चलेंगे, तो ऐसा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में अब भी इतनी ताकत है, बावजूद सब मुश्किलें मुसीबतों के बावजूद इसके कि सभी संस्थान कॉम्प्रोमाइज़ कर लिए हैं या उसमें छेड़छाड़ कर ली गई है, आज भी इंसाफ और कानून जीतेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में, इस संविधान में आज भी इतनी ताकत है। लेकिन हमें कोशिश ज़्यादा करनी पड़ेगी, इंतज़ाम ज़्यादा करने पड़ेंगे, थोड़ा दिमाग बाबा साहब जैसा ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो ये पिटीशन हमारी सर्वाइव हुई और सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये कहा कि यहाँ तो नहीं, क्योंकि हम इतनी एक साथ सबका नहीं कर सकते फैसला। सब आप तो कह रहे हो सब सीटों की वीडियोग्राफी मंगा के हम ही देख लें यहाँ पे, तो आपको हमने छूट दी, आप निचली अदालतों में जाओ। तो वो छूट लेके हमने सबसे पहला काम किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट जाके, पुलिस स्टेशन पार्लियामेंट स्ट्रीट जाके एक एफआईआर कराई कि चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के टॉप लीडरशिप से नाम लेके मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, मोहन भागवत जी, जहाँ मैं भी यहाँ हूँ, हम रैली भी उनके केशव कुंज के बाहर से ही निकाल के आए हैं अभी। और इस रैली में मैं इसलिए भी पूरा चला आई हूँ कि ये एक मैसेज जाना चाहिए। हम लोग अदालत से उतर के सड़कों पे इसलिए आए हैं कि संविधान, ये बाबा साहब का संविधान खतरे में है, इसको नहीं खतरे में आने देंगे। हम आपके साथ किसी भी हद तक, किसी भी कीमत पे और किसी भी लाइन तक चढ़ेंगे, आप सब लोग की गारंटी है, हम लोग रहेंगे आपके साथ। अम्बेडकर, चाहे जेल, चाहे लाठीचार्ज, चाहे कुछ भी, चाहे आंदोलन। तो हमने वो एफआईआर कराई। एफआईआर तो नहीं होनी थी, लेकिन हमने कोर्ट में डाला, कोर्ट ने एक्शन टेकन रिपोर्ट मंगाई, अब उसकी नेक्स्ट डेट है। वो हमें पूरी उम्मीद है कि ये एफआईआर होगी और फिर हम नीचे से ऊपर सुप्रीम कोर्ट जाके इन लोगों को सजा दिलवाएं। अब बाबा साहब की तरह से फोकस्ड एक्शन क्या है? फोकस्ड एक्शन ये है कि ये जो ईवीएम के पीएम हैं, ये जो ईवीएम के सीएम हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सटीक बात हमें क्या करनी है, क्या किस चीज़ पे हमला है? ये हमला किस चीज़ पे है? जो लोग इसको अलग अलग तरीके से कहते हैं, मैं एक वोट के अधिकार को इस तरीके से देखता हूँ। इस देश के अंदर सभी संपदाओं का, ज़मीन की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश का मालिक, राजा, हम सबको बराबर का बनाया, एक एक नागरिक को। मैं इसको इस तरह देखता हूँ। और ये भी बाबा साहब ने कहा था कि मशीन के पेट से, अब रानी के पेट से नहीं, मशीन के पेट से राजा पैदा होंगे। तो ये मशीन का पेट जो है ना, सॉरी बैलेट पे बॉक्स का, तो ये उसको बैलेट बॉक्स को बदल के पेट में गड़बड़ी कर रहे हैं, जिससे राजा पैदा होंगे। तो अगर आपके और मेरे वोट से राजा बनने की क्षमता ही हमने, किसी ने छीन ली किसी तरीके से, तो वो आपका या किसी का भी कोई ख्याल करेगा? आप बोलते रहो कुछ भी। राहुल जी का एग्जाम्पल देता हूं मैं इसके लिए, और मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप को यही समझा रहा हूं, आप लोग कैंपेनिंग करके, लोगों को कन्विंस करके, आंदोलन करके क्या कर लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा
100% जो वो 1-2-3% जो उनके कार्यकर्ता ही हैं, 1-1.5%, उनको छोड़ के आप देश की 99% जनता को कन्विंस कर लोगे ना कि सब आपको वोट दे दें। दे दिया, मान लिया, गिने तो नहीं जाएंगे ना वोट। जैसे ही मशीनों में जाएंगे वो बदल जाएंगे। 20% तक की हेरा फेरी उसमें पॉसिबल है, तो आप चुनाव कैसे जीतोगे? तो जितना टाइम आप चुनाव जीतने के लिए दूसरी प्रक्रियाओं में लगाते हो, कम से कम उससे ज्यादा, नहीं तो उसके बराबर या उससे कम ही, आधा ही टाइम तो आप ये लगाओ कि जो आपने अनाज की खेती की है, जो अनाज की खेती करके गोदाम में पहुंचाया है, वो आपके घर तक भी चला जाए, आपके परिवार तक भी चला जाए, वो अपनी सही जगह चला जाए। ऐसा नहीं हो कि आपने अनाज उगाया, गोदाम में रखा और उसको लुटेरे लूट के ले गए और आप कह रहे हो कि तो क्या हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इसी से किसानों के अधिकार आएंगे, बेरोजगारों के अधिकार आएंगे, रिजर्वेशन के अधिकार आएंगे, जो माइनॉरिटीज की मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की बात करते हैं वो आएंगे। और ये अगर नहीं हटाया हमने तो सब अधिकार जाएंगे। उसके लिए बहाने क्रिएट करते रहेंगे ये सरकार के हमने पोलराइज कर दिया। हरियाणा में बोल रहे हैं हमने जाटों के खिलाफ, जाट वर्सेस रेस्ट कर दिया। यहाँ मराठाओं के खिलाफ वही बात बोल रहे हैं। मतलब ये सब कहानियां झूठी हैं। पब्लिक वोट नहीं दे रही है ना किसी को भी, और उसका सबूत ये है कि इतनी सारी धांधली, फ्रॉड, सब कुछ करने के बाद भी आज शरद पवार जी की एनसीपी को वोट ज्यादा हैं, सीटें कम आई। शिवसेना, जो असली शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की, उसको वोट ज्यादा है, सीटें कम आई। ये कौन सा चमत्कार हो रहा है हर जगह। और नांदेड़ का एग्जाम्पल तो है ही। अब मैं आखिरी बात करके अपना जो जिम्मेदारी लगाई है वो मैं बात करूंगा खत्म। अब प्रैक्टिकली देखिए, जब ईवीएम का आंदोलन उठता है ऊपर, जैसे जैसे ये आंदोलन उठेगा वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के वोट कम होंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत लोकसभा के चुनाव हैं। आंदोलन ऊपर, और लोगों, जो अफसर भी होते हैं ना, उनके मन में भी डर रहता है कि अब पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं या पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। अगर मशीनों के 20% भी पूरे नहीं पड़े और दूसरी सरकार आ गई, अब तो उन्हें पता लग चुका है ये गड़बड़ ईवीएम वाली है, तो हमारा क्या अंजाम होगा इस वजह से। क्योंकि गड़बड़ सिर्फ एक जगह से नहीं होती, सेंट्रलाइज तरीके से भी होती है, हैकिंग ही नहीं होती, एक तरीके से मैनिपुलेशन है। तो ये अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोसेस से होते हैं। ये अगर 20% का जो टोटल है, अगर जनता ने वो भी हरा दिया, जैसे लोकसभा में भी जितनी गड़बड़ की या नहीं की, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के जो कम चुनिंदा या मुट्ठी भर वोट थे उनको भी हराया, और मशीनों की चोरी के वोटों को भी हराया। इसीलिए 240 पे बीजेपी सिमट गई। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होता तो 50 से ज़्यादा सीटें नहीं आती। महाराष्ट्र में भी हम लोगों की जो कैलकुलेशन है, 50 सीटों से ज़्यादा बीजेपी की, एनडीए की आ ही नहीं सकती थी। जो युति है उसकी सीटें 50 से ज़्यादा नहीं आ सकती थी। ये धोखाधड़ी वाला इलेक्शन हुआ है, फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हुआ है। तो हरियाणा में पहला झटका लगा हमारी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को। ईवीएम का आंदोलन नीचे, हरियाणा ईवीएम का आंदोलन फिर भी नहीं जगा। हम लोग तो गुहार लगा रहे थे बार बार। तो महाराष्ट्र का तो 40,000 वोल्ट का जो करंट लगा है, उससे हमारे नेतागण जागे हैं। तो मैं जितेंद्र आव्हाड जी से और ताई से यही बात कह रहा था कि आप लोगों को जो एक महत्वपूर्ण काम जनता का करना है, जनता ईवीएम के खिलाफ है, अपनी लीडरशिप को थोड़ा आपको मजबूत करना है। उनको कोई भी शक और शुबा है, और मुझे यहाँ से भी ये बात कहते हुए कोई शक और शुबा या कोई हिचक नहीं है कि सब बड़े लीडर्स के चारों तरफ आरएसएस ने स्लीपर सेल्स डाल रखे हैं, जो उन्हें तरह तरह की बातें करके अंडर कॉन्फिडेंट करते हुए ईवीएम से भटकाते हैं। वो किसी भी मुद्दे पे चले जाएं, हम ईवीएम से भटकाएंगे, क्योंकि यही बुनियादी मुद्दा है। आप मोदी जी को, अडानी जी को कितनी भी गाली दे लीजिए, कोई मोदी जी को फर्क पड़ रहा है? वो तो फिर जीत के आएंगे, अडानी जी को पूरा देश लूट के फिर दे देंगे। तो अगर उनके जीतने का कुछ आप रास्ता रोकेंगे, तभी आपकी बाकी डिमांड्स भी पूरी होंगी। ऐसा आपको करना पड़ेगा, और उसके लिए स्लीपर सेल को अगर साइडलाइन नहीं कर सकते तो कम से कम ईवीएम के मुद्दे पे उनकी सलाह लेना बंद करनी पड़ेगी। अब जो हमने सटीक प्लान जो बनाया, एक तो लंबा आंदोलन,
जो सिविल सोसाइटी के सारे ग्रुप्स हैं उसकी एक जॉइंट स्टेटमेंट करके कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन के चेयरमैन को लिखी भी गई है। उसमें सभी आंदोलन करने के लिए पूरे देश में आह्वान किया और उसकी जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी ने मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जिसका नेशनल कन्वेनर मैं हूँ मुझे दी है। इसीलिए जहाँ जहाँ जैसे इंडिया अगेंस्ट ईवीएम यहाँ पे मून साहब हैं और हमारी छोटी बहन स्मिता हैं, जहाँ जहाँ भी आंदोलन होगा हमारे संगठन की जिम्मेदारी है कि हम वो लोग जाएं और सब लोगों को आह्वान करें कि जब हम दिल्ली में अब बड़ा, जैसे ताई ने भी अभी बताया था कि दिल्ली में जंतर मंतर पे जब हम परमानेंट धरना लगाएंगे और वो बहुत जल्दी लगाएंगे तो पूरे देश में छोटे छोटे प्रदर्शन, और मैं इसीलिए क्योंकि ये इस पे ना जैसे अभी मार्केटवादी वहाँ के लोगों को पहले तो मैं सल्यूट करता हूँ, ये आइडिया हमें भी नहीं आया। हम लोग अपने आप को सब विद्वान समझते हैं लेकिन जनता हम सबसे ज़्यादा विद्वान है। ये हम में से किसी को इतना ब्रिलियंट आइडिया आया ही नहीं और इसीलिए नफ्स पे उंगली रखी ना तो कैसे इतना तगड़ा हमला किया कि जैसे देशद्रोह का कोई टैंक ही नहीं ले आया। मुझे लग रहा है मार्केटवाड़ी में तो उन्हें टैंक ले आने चाहिए थे, एक्चुअली नहीं लाए। मुझे इसी बात पे हैरानी हो रही है क्योंकि चोरी पकड़ी जा रही थी, सीधी सीधी चोरी पकड़ी जाएगी, कैसे पकड़ने दें। तो पहला तो हमने ये आह्वान किया था मार्केटवाड़ी भी हम लोग जाएंगे, वहाँ पे उन्हें लीगल हेल्प देंगे और उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जिन्होंने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है, क्योंकि सही जगह पे वो हैं। अपराध सरकारी अफसरों ने, पुलिस के अधिकारियों ने किया, तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा के उनको जेल में भेजने के लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे। और ये हमारा वादा देश के उन सभी गांवों से है, देश के उन सभी कस्बों से है, सब आप लोग कराएं, हम लोग आपको लीगल मदद देंगे। ये तो ये रेजोल्यूशन पास है। दूसरा, डीईओ हो जाते हैं, जो डीएम्स हैं ना, हमारे जो कलेक्टर्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हो जाते हैं, इलेक्टोरल ऑफिसर्स। तो ये ईवीएम की मशीनें वहीं रखी होती हैं, ये सारी ईवीएम की मशीनें, एक स्ट्रांग रूम होता है डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के यहाँ, परमानेंटली वहीं रखी रहती हैं। और ये इतना आसान तरीका है, पेपर बैलेट से तो बहुत मुश्किल होता है ना, समझ में ही नहीं आता किसी के। लेकिन ये ईवीएम का तरीका ऐसा है कि साल भर ट्रेनिंग होती है, हजारों नहीं लाखों अधिकारियों को लगा रहना पड़ता है ईवीएम समझने के लिए, लेकिन ईवीएम किसी के समझ में आज तक आई ही नहीं है। हम लोगों ने बहुत डीप स्टडी की है, लेकिन मैं भी ये बात कह सकता हूं कि इस देश में अगर 5 लोग ऐसे होंगे जिनको ईवीएम से चुनाव कराना समझ में आता है तो शायद मैं भी उसमें से एक हूं। लेकिन मुझे भी 60% से ज़्यादा या 70% से ज़्यादा इसका पूरा टेक्निकल लीगल एस्पेक्ट अभी तक समझ में नहीं आया। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि इतने बड़े बड़े गैप्स हैं ना, वो पूरे कभी हो ही नहीं सकते। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मुझे ये भी महत्वपूर्ण बात है, चुनाव आयोग राजीव कुमार जी, मुझसे तो कभी वो बात करेंगे ही नहीं, खैर करेंगे तो मैं तो पब्लिकली बात करता हूँ ना, अकेले में जाके किसी से बात नहीं करता, इसलिए नहीं करेंगे, अपनी सारी टीमों के साथ भी नहीं करेंगे मैं। लेकिन उनको एक चैलेंज दे रखा है बहुत दिन से, वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे अभी तक। पूरे देश में लोकसभा के चुनाव में या किसी भी असेंबली चुनाव में सिर्फ एक मशीन, एक ईवीएम की मशीन, सिर्फ एक ईवीएम की मशीन में जो उनकी चुनावी प्रक्रिया है ना, ईवीएम मशीनों को सुरक्षित रखने की उनके मैनुअल्स हैं, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कार्रवाई होनी है, वो सिर्फ पूरे देश में एक मशीन में मुझे दिखा दें, स्टार्ट टू फिनिश 100% फॉलो की है। मैं खुद उनसे माफी मांगूंगा पब्लिकली। एक मशीन में नहीं दिखा पा रहे तो आप समझ सकते हैं मशीनें नहीं है, ये फ्रॉड ही फ्रॉड है। ये चैलेंज ओपन है, परमानेंटली ओपन है। लेकिन मैं उसका काउंटर नैरेटिव ये है कि मैं उनकी हर एक मशीन में, जैसे ही हमें वीडियोग्राफी मिलेगी, हर एक मशीन में घपला घोटाला मैं दुनिया के सामने सबूत के साथ रख सकता हूं। तो ये इतना बड़ा सीरियस इशू है दोस्तों, ये समझना चाहिए आपको। तो इसीलिए डीईओज के ऑफिस के बाहर, क्योंकि ये हम लोगों को जो CNRC के प्रोटेस्ट का भी तरीका है, तो ये लोग अपने लोग भेज के हिंसा कराएंगे। तो हम ये चाहते हैं 11 से लेकर 21 लोगों का एक छोटा सा प्रदर्शन डीईओज के बाहर, यानी कि कलेक्टर्स और डीएम्स के बाहर लगे। हर हफ्ते ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उसमें कोर्ट अरेस्ट करें जाके, हम भी देखेंगे इनकी जेलों में जगह कितनी है, और उसमें क्षेत्र के सीनियर लोग जाएं। जितने सीनियर लोग जाएंगे उतना अच्छा रहेगा।
कोर्ट अरेस्ट करें और फिर जमानत ना लें। दूसरा, मॉक पोल कराने का तरीका भी जारी रखें। जैसे ही और बहुत जल्दी हम जंतर मंतर पे एक बड़ा प्रोटेस्ट लगाएंगे, तब ये पूरे देश में आंदोलन होना चाहिए। ईवीएम को जाना पड़ेगा और पेपर बैलेट को आना पड़ेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये जनता की आवाज़ है, ये कानून की आवाज़ है, ये संविधान की आवाज़ है। अब 3 चीज़ें और हैं। लोकसभा के चुनाव में अब थोड़ा थोड़ा लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने हमारी बात सुननी शुरू की है, लेकिन हमने कानूनी रूप से सारी तैयारी कर ली है, मतलब फील्डिंग सारी बिछा ली है इस मैदान में, जिसमें मशीनों को झूठा साबित करके क्या हम, अब चैलेंज ये है कि हमने ये जो ईवीएम की जो ऑर्डर्स लेने शुरू किए हैं ना, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के, क्योंकि ये चुनाव आयोग के ही डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 6 महीने के अंदर ये चुनाव की पिटिशंस जो डलेंगी वो जीतने का भी फॉर्मूला, अब मैं उसकी सारी डिटेल्स तो पब्लिकली नहीं बताऊंगा, लेकिन जीतने का फॉर्मूला हमने डिवाइस कर लिया है कि अब इसका ये है कि 150 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं महाराष्ट्र में जिसमें अगर इलेक्शन पिटीशन डाली जाएगी तो वो हम जीत जाएंगे। क्योंकि एक बात मैं आपको और बता दूं, मतलब वो इलेक्शन रद्द हो जाएंगे 150 से ज़्यादा महाराष्ट्र की सीटों पे। अभी महाराष्ट्र के लिए टाइम बाकी है, 5 तारीख तक हम इतनी पिटीशंस डाल सकते हैं। अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आती है कि चुनाव रद्द कराने का भारत के संविधान और कानून में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है इलेक्शन पिटीशन, जो हाई कोर्ट में डलती है। हर एक कैंडिडेट को अपनी इंडिविजुअल डालनी पड़ती है। अब इसमें गड्ढा या झोल कहाँ है? आप पिटीशन डालिए, वो 5 साल तक कभी डिसाइड ही नहीं होगी, दूसरा चुनाव आ जाएगा। जैसे महाराष्ट्र में उसका कुछ एक छवि मिली है आपको, उससे पहले के जो अवार्ड साहब ने शायद बताया, इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट स्पीकर को कुछ बोले और स्पीकर ने नहीं किया तो उस पर कुछ एक्शन ले, वो तो सरकार ही खत्म हो गई और मतलब दूसरी सरकार आ गई और दोनों पार्टियां एक तरीके से हाईजैक नहीं, बैंक डकैती की तरह लूट ली गई पार्टी, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर पाया। तो आंदोलन हमें इस बात का भी करना है। हमने कानूनी तरीके से तो लॉजिकली एक तरीका निकाल ही लिया है कि ये चुनाव के जो पिटीशंस डलेंगी और जीतेंगे हम 100%। मैं ये बात कहता नहीं हूँ कैसे वैसे कभी, लेकिन इसमें पूरा तरीका है कानूनी के ये सारे चुनाव 150 से ज़्यादा रद्द कराने के लिए जीतने का जो फॉर्मूला है वो 100% जीतेंगे, और ये 100% 150 से ज़्यादा सीटों के चुनाव रद्द होंगे और दोबारा होंगे। अब चैलेंज है इसको 6 महीने में डिसाइड कराने का, तो उसके लिए आंदोलन साइड बाय साइड ये भी चलना चाहिए पूरे महाराष्ट्र में कि हम अदालतों से भी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत कहाँ है? हम लोग सब कहते हैं ना, आई विल ड्रैग यू टू द कोर्ट, मतलब अदालत में ले जाऊंगा, तो हमें अदालतों को भी सबसे बड़ी अदालत में ड्रैग करना पड़ेगा, यानी कि जनता की अदालत में, सिर्फ इस मांग को लेके कि आप ये सारी पिटीशंस जो हैं 6 महीने के अंदर डिसाइड करो। कानून भी यही कहता है। तब इस सरकार को, ईवीएम की सरकार को गिराने का रास्ता खुलेगा। पेपर बैलेट का जो आंदोलन है वो साथ के साथ चलेगा। तो हम जब इतनी बड़ी संख्या में कानून के माध्यम से ईवीएम को झूठा ठहरा देंगे, तो मेरे ख्याल से हमारा आंदोलन पेपर बैलेट लाने का और ज्यादा मजबूत नहीं बल्कि सफलता की चरम सीमा पे पहुंच जाएगा। क्योंकि ये बेईमानी से धोखा देके जनता के मत को, जनता की आवाज को सत्ता में बैठे हैं। ये आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि, और ताई ने बता ही दिया, बेशर्म लोग कभी भी सत्ता या कोई भी कब्जा की हुई चीज़ आराम से नहीं छोड़ते, उन्हें पुलिस को आके उनको खाली कराना पड़ता है। तो देश की जनता को पुलिस बनके कानूनी संवैधानिक रास्तों से इनको ये झूठी जो सत्ता इन्होंने कब्जाई हुई है उससे खाली कराना पड़ेगा। मुझे बस आप लोगों से यही कहना है और सभी लोगों से ये कहना है कि अपने अपने, अगर आप लोग जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं, अपने लीडर से कहें कि इस आंदोलन में नेतृत्व करें, आगे आएँ। राहुल जी आगे आएँ, सुप्रिया जी आगे आएँ, शरद पवार जी आगे आएँ, आदित्य ठाकरे जी आगे आएँ, लालू जी आगे आएँ, अरविंद केजरीवाल जी आगे आएँ, स्टालिन साहब आएँ, सब लोग आगे आएँ। सिविल सोसाइटी उनसे ये चाहती है। हम लोग हर तरीके से, देश की जनता उनके साथ है, उनकी तरफ टकटकी बांध के देख रही है कि कब ये
ईवीएम का जहर हमारी सोसाइटी की रगों में से निकालेंगे और हम अपनी आवाज़ से अपनी सरकारें यानी कि अपने नौकर नियुक्त कर पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।